साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं 10th क्लास का। तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहले हम इसको चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड तोड़ के देखते हैं कि इस ओवरऑल चैप्टर में पढ़ने को क्या मिलेगा। तो देखो केमिकल का मतलब क्या, रसायन का मतलब क्या। बहुत ही साधारण से एग्जांपल लेते हैं, H2O क्या है ये एक तरह का केमिकल है, एक तरह का रसायन है। CO2 ये क्या है, ये एक तरह का रसायन है। O2 ये क्या है, ये भी एक तरह का रसायन ही है। ठीक है, इन रसायनों का आपस में मिलकर, मतलब इसके अलावा और भी हैं, जैसे H2SO4 है, मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ यहाँ पर, बट वो आपको समझ नहीं आएगा। मतलब ये जो कॉमन जो जानने वाले हैं, जो आपको पता है, इस तरह के और भी रसायन हैं जो मिल करके कुछ नया चीज़ बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बन के आ जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन के आया। उसी तरह से ये आप इसके लिए बोल सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के आता है। जब दो ऑक्सीजन परमाणु मिलते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन के आ जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट बन के आ जाता है। तो बेसिकली हम ये केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये किस तरह से बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, 10th के अकॉर्डिंग कि किस तरह से ये बनते हैं। और इक्वेशन तो आपने 10th में पढ़ा है कि 2x + 3 = 5, इस टाइप का, जिसमें इक्वल टू का निशान होता है और इधर कुछ होता है, इधर कुछ होता है। तो इक्वेशन वर्ड इस चैप्टर में क्या कर रहा है, हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि, और किसी भी चैप्टर का हमारे रियल लाइफ से कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ क्या, हमारे रियल लाइफ से ही चैप्टर बन के आता है। तो इस चैप्टर का हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, वो हम देख लेते हैं पहले कि हमारी लाइफ में क्या ऐसा होता है क्या, कुछ इस टाइप का केमिकल रिएक्शन, यानी कि एलिमेंट्स का, तत्वों का मिल करके कुछ बनता हुआ हमें नज़र आता है। तो देखो कुछ हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारा बुलेट पॉइंट है कि क्या, जैसे मान लो कि हमने दूध को रात को छोड़ दिया गर्मी में। आजकल अगर दूध को अगर छोड़ दो, फ्रिज में ना रखो, और सुबह देखो थोड़ा लेट तक, तो क्या होगा, दूध फट जाता है। तो क्या हुआ, वो मिल्क एक नई चीज़ में बन के आ गया ना, एक नया प्रोडक्ट को पदार्थ बोलते हैं। दूध जो है उसको हमने छोड़ दिया तो उससे नया पदार्थ बन के आ गया। चलो इसमें और बात है, आगे बताता हूँ। आयरन, लोहे के रॉड को, नेल को, मतलब कील को, या फिर लोहे का बेंच वगैरह हो, उसको छोड़ दो मतलब ह्यूमिड नमी वाले जगह पे, जहाँ पर पानी हो, हवा हो, वहाँ पर छोड़ दो। उस पर क्या हो जाता है, लाल रंग लग जाता है, लाल रंग लग जाता है। हाँ तुम्हें सही याद आ रहा है, जंग लग जाता है। ओके, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को छोड़ दो। अंगूर में अगर पन्नी में रखा हुआ हो और उसको थोड़े पिचा कुचक जाए, और उसमें से देखो ना कुछ समय बाद ना बदबू से आने लग जाती है, एकदम सड़ी से बदबू आने लग जाती है। जब हमारे घर में खाना बनता है, खाना बनने से पहले सब्जी वगैरह जो है वो देखने में, छूने में, सूंघने में अलग होता है, और बनने के बाद उसकी जो प्रकृति है वो एकदम बदल जाती है, वो अलग ही हो जाता है। हम जो खाना खाते हैं हाथ में निवाले में, वो अलग होता है, और खाने के बाद 3-4 घंटे बाद हमारे पेट में वो अलग हो जाता है ना। अब इन सब में वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और हम
छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अंदर जा कर के उसका क्या हो गया, ऑक्सीजन लेके गया था और कार्बन डाइऑक्साइड उसने छोड़ा है। तो अंदर क्या हुआ, अंदर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो खेल हुआ है, जिसने ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन अंदर गया और अपने साथ एक दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ गया। तो ये एक्चुअली में अगर हम देखें, सब में कॉमन बातें हैं। कुछ जितने भी एग्जांपल्स यहाँ मैंने दिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन बात है। क्या है, देखो, दूध जब फट गया तो क्या उस फटे हुए दूध से क्या दोबारा सही दूध लाया जा सकता है? नहीं, नो। लोहे की चीज में जब जंग लग गया, जहां पर लाल रंग जहां पर आ गया, उसको आप रेगमाल कागज होता है, सैंड पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, उससे आप इसको घस दो। देखा होगा ना घर में जो सफाई, वो कारपेंटर और जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, उनके पास ब्राउन रंग का कागज होता है, उससे घस देते हैं तो हम चमक जाता है चीज़। तो यहाँ पर जहाँ पर लाल रंग आ गया, वहाँ पर वो रेगमाल कागज से अगर रगड़ दे, सैंड पेपर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो बिल्कुल चमक जाता है ये। तो क्या दोबारा लोहा आ गया? वो नहीं आया। वहाँ जितनी दूर में वो जंग लगा हुआ था, वहाँ का लोहा ही गायब हो जाता है। अगर डेली बेसिस पे जंग लगे और डेली बेसिस पे उसको साफ़ किया जाए तो वहाँ का लोहा ही गायब हो जाएगा। यानी कि दोबारा यहाँ पर हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। सड़े हुए अंगूर से क्या हम दोबारा सही वाला अंगूर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हमने खाना खाया है, पचे हुए भोजन से, आपने 3 रोटी कुछ सब्जी खा लिया, मिक्स हो गया, जाकर के 3-4 घंटे बाद पच गया, पेट में ही अभी आगे नहीं बढ़ा है, तो क्या पेट से दोबारा वो सारा रोटी सब्जी अलग अलग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? हाँ, कैसी बात कर रहे हो भैया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो सकता ये। हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। क्या कोई ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लें और ऑक्सीजन हमारे में से बाहर आ जाए? क्या रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है हमारी बॉडी में? नहीं, लगता तो नहीं है कैसा होगा, है ना। इन सभी प्रोसेस में क्या हुआ, इन सभी के अंदर, जैसे दूध है या ग्रेप्स है, कोई भी एक ले लो, दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क। ये मान लो हमारे एक कटोरे में, एक बर्तन में रखा हुआ है। अब हुआ क्या, ये दूध किसी चीज़ से ही तो बना हुआ है। दूध एक्चुअली में मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ये प्रोटीन का, फैट का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, ये बहुत सारा मिश्रण है इसके अंदर। उन सभी को मैं सिंबल दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी, इस तरह से नाम रख देता हूँ। सॉरी। अब हुआ क्या अंदर कि जब उसको गर्मी वाली कंडीशन मिली तो ये आपस में, ए बी हो सकता है साथ में जुड़े हुए थे, सी डी हो सकता है साथ में जुड़े हुए थे। जब इसको ऐसी कंडीशन मिली टेम्परेचर वाली, तो ये ब्रेक हो गए, टूट गए, और टूट करके दोबारा वो नए तरीके से जुड़ गए। ए हो सकता है डी के साथ जुड़ गया और सी हो सकता है बी के साथ जुड़, मतलब ये हमें नहीं पता। फोन आ गया, रुक जाओ। हाँ, ये हमें नहीं पता कि कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अंदर कुछ ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से अंदर जो असली वाला चीज़ था वो टूट गया और नए तरीके से वही तत्व या जो भी यौगिक थे नए तरीके से वो जुड़ गए। तो नए तरीके से जुड़ गए तो जो बन के आएगा वो भी तो नई चीज़ होगी। ये जो हुआ, ये जो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप यहाँ से देखो और अपने शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन करने की सोचो तो आप क्या बोलोगे। डेफिनेशन में हम वैसे इस तरह से बोलते हैं कि तत्वों का टूट करके नए तरीके से मिलना और नया उत्पाद बनाना, नए पदार्थ का निर्माण करना।
ठीक है, नई चीज़ बन के आती है ना, दोबारा तत्वों का टूट करके नए तरीके से नए दोस्तों के साथ मिल करके नया पदार्थ बनाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अब और एक बुकिश लैंग्वेज में बताता हूँ कि मान लो मेरे पास PQ और CD था, तो पहले P और Q के साथ पहले जो था, पहले वाली स्थिति थी कि P और Q सॉरी मुझे वहाँ नहीं लड़खड़ा जाता है। पहले वाली स्थिति क्या है अभी न्यू, कि P जो है वो Q के साथ अच्छी तरह से बंधा हुआ है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, जो आबंध है, आबंध वो बहुत ही मजबूत है। C और D के बीच में जो आबंध है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन जब इसको एक ऐसी स्थिति मिली, चाहे टेम्परेचर बढ़ गया, चाहे कम हो गया, या फिर यहाँ पर नमी आ गई, या फिर यहाँ पर बहुत तेज हवा, ऑक्सीजन बहुत सप्लाई हो गया, मतलब कोई भी इसको नई स्थिति मिल गई, तो ऐसा पॉसिबल है कि P और Q के बीच में जो आबंध है, जो बॉन्ड है, और C और D के बीच में जो बॉन्ड है, आबंध है, वो कमज़ोर पड़ जाए, टूट जाए और नया चीज़ बन जाए। P जो है, हो सकता है P और C का आबंध मजबूत हो जाए तो P और C जुड़ जाएगा, और हो सकता है कि Q और D के बीच में आबंध मजबूत हो तो Q और D जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास, ये पहले हमारे पास क्या था चीज़ के रूप में, PQ था और CD था। नई स्थिति जब मिली, चाहे टेम्परेचर की वजह से, चाहे हवा की वजह से, चाहे नमी की वजह से, तो नई स्थिति हमारी क्या बनी, PC और QD, नया पदार्थ बन के आ गया। तो जो मैंने डेफिनेशन, जो मैंने परिभाषा बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभी जो मैंने बताया उसी को हम शब्दों में फिर से एक्सप्लेन करें तो आप ये बोलोगे ना कि तत्वों का टूटकर नई स्थितियों के कारण नए तरीके से दोबारा मिलना और नए पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अब दूसरा शब्द भी था इसमें, समीकरण। तो समीकरण का इससे क्या लेना देना है? तो अगर मैं बोलूं, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है PQ और CD, यही थे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो पता लग गया कि PQ और CD जो हैं वो उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो करके PC और QD बन गया है, नया पदार्थ बन गया है। तो इस बात को अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे ना शब्दों में कि PQ और CD मिल करके PC और QD का निर्माण करते हैं। आप वर्ड्स में ऐसे तो लिखोगे जो मैंने स्टेटमेंट बोला, PQ और CD मिल करके नई स्थितियों के कारण PC और QD का निर्माण करते हैं। ये पूरा एक लाइन होगा बड़ा सा। और नई स्थिति भी हो सकती है कि जरूरी थोड़ा ना कि PQ और CD भी हो, और जटिल ऐसे हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक है, मतलब ऐसे और भी दूसरे तरह के यौगिक हैं जो जिसको लिखना बहुत जटिल हो जाता है, शब्दों में, लाइन में लिखना बहुत ही जटिल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एक ही रिएक्शन नहीं, पूरे बुक्स पढ़ने के लिए आपकी बुक्स में एक चैप्टर में 20-22 रिएक्शंस है, तो सबको शब्दों में लिखना बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसको हम कैसे छोटा लिखें और उस छोटे लिखे हुए में भी सारी जानकारी भी हो, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो सारी जानकारी उस छोटे लिखे हुए में भी हो। तो बजाय हम वर्ड्स में लिखने के, इस तरह के सेंटेंस में लिखने के, हम लिख देते हैं कि PQ जुड़ गया CD के साथ और इसने बना दिया क्या, PC और QD। हम ऐसे लिख देते हैं। अब PQCD ये क्या है? ये तो किसी तत्व का सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, उसी तरह से P और Q किसी तत्व के लिए है। तो मैंने तत्व ना लिख करके मैंने क्या लिखा, मैंने उसके सिंबल्स का, संकेत का इस्तेमाल किया है ना।
ये भी संकेत का इस्तेमाल है, ये भी संकेत का इस्तेमाल है, ये भी संकेत का इस्तेमाल है। और ये जो है एरो, ये बताता है कि ये दोनों मिले हैं तब ये बना है, ना कि ये दोनों मिले हैं तब ये बना है। अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मिले हैं तब ये बना है। तो ये डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से संकेतों के रूप में यौगिकों को दिखाना, जिसमें एक तरफ अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभिक्रिया में जो आ रहे हैं वो लिखा जाता है, और दूसरी तरफ जो नया उत्पाद बना है वो लिखा जाता है। इस तरह से जो लिखा जाता है उसको हम समीकरण बोलते हैं। समीकरण, गणित वाला नहीं, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हम रासायनिक लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। आई बात समझ में? पहले 1-2 पेज में यही डिस्कशन है आपके 10th क्लास के साइंस के फर्स्ट बुक में। फर्स्ट साइंस का जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में इतना ही डिस्कशन। आप उसको रीड करो, देखो आपको ये बात समझ में आएगी। फिर एक्टिविटी लिखा हुआ वहाँ पर, उस एक्टिविटी को पढ़ो, फिर मैं इसके आगे चैप्टर लेसन बना के दूंगा।